वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल कम टाइम पे क्लियर भी हो जाएं और क्लैरिटी भी हो जाए, ताकि आपके बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस एक भी ना छूटे, क्योंकि यही मेरा हमेशा से कोशिश रहा है। तो चलो इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को एकदम धड़ाधड़ खत्म करते हैं, क्योंकि मजा तो बहुत आने वाला है भाई। देखो, सबसे पहले चीजें तुम्हें ऐसे समझनी पड़ेगी कि ये है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का एक मतलब डिटेल में देखो क्या है यहां पे। देखो, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो हमारा इकोनॉमी है उसको हमने कितने सेक्टर्स में बांटा है। तो हमने उसको 3 सेक्टर में बांटा है। सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं बच्चों। तो इसका नाम प्राइमरी क्यों है, इसका नाम सेकेंडरी क्यों है, इसका नाम टर्शियरी क्यों है? बात तो सही बात है। तो देखो, इसको हम ना एकदम मस्त इजी लैंग्वेज में समझाएंगे आपको। कैसे समझाएंगे भाई, कैसे समझाएंगे? देखो यहां देखो, ये रहा सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट को इकोनॉमी में हमने बांट दिया है उसके एक्टिविटी के हिसाब से। तो उसको हम देखेंगे, पर क्या हम पढ़ेंगे? नहीं, बस एक एग्जांपल देखेंगे। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। मिट्टी का यूज, पानी का यूज, खाद का यूज, उसके बाद जो बारिश है उसके पानी मतलब हवा, तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल चीजें हैं। इनका हम यूज करके हम फसल उगाते हैं और मानवता को खिलाते हैं। ठीक है, तो फसल उगाए, नेचुरल रिसोर्सेज हुआ उसका यूज करके। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रोडक्शन ही तो हो रहा, उपजाना, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, धरती मां जन्म दे रही है फसल को। तो ये जो प्रोडक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देंगे, प्राइमरी सेक्टर बोल देंगे। प्राइमरी क्या है? मतलब बेसिक, सबसे बेसिक। तो सबसे बेसिक प्रोड्यूस करना ही तो है। चलो बेसिक, चलो प्राइमरी सेक्टर खत्म। सेकेंडरी सेक्टर, प्रोड्यूस किए हम क्या एग्रीकल्चर में, खेती में क्या हम किए? गन्ने की खेती किए। गन्ने को हम फैक्ट्री में लेके आए और उस फैक्ट्री में हम गन्ने से चीनी का फॉर्मेशन कर दिए। गन्ने को सबसे पहले फैक्ट्री में लाओगे, उससे तुम जूस निकालोगे, फिर अलग अलग तरीके से उसको शुगर के फॉर्मेशन में लेके आओगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो ये क्या मशीन का यूज हो रहा है ना यहाँ पे। तो वो नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा था, यहाँ पे मशीन का यूज हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा था इसीलिए प्राइमरी बोले। यहाँ पे मशीन का यूज हो रहा है, तो मशीन क्या है? मशीन कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री का यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे। प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया, चलो उसको एग्रीकल्चरल सेक्टर बोल देंगे। प्राइमरी सेक्टर आया, याद रखना प्रोडक्शन, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा कौन सा वर्ड याद करेंगे सर? तो उसमें याद करेंगे प्रोसेसिंग। गन्ना आया, गन्ना एक लकड़े के फॉर्म में, एक लाठी के फॉर्म में था, उसको हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसको प्रोसेस करके हमने छोटे छोटे दाने में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेसिंग ही तो है, और इसीलिए हम प्रोसेसिंग किस में करते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मशीन का यूज करते हैं, इंडस्ट्री का यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर हुआ चीजें? अब देखो भाई, अब आपके पास चीनी लेके कौन आता है? किराना शॉप वाला, ब्लिंकिट। आप मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज ही तो हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, बैंक में जाके आप जो पैसे छुड़ाओगे, आप जो स्कूल में जाओगे, आप जो डॉक्टर से इलाज लोगे, ठीक है, ये सारी क्या है? ये सब सेवा है, ये सब सर्विस है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, मतलब पैसे लेकर के। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो किस में आती है? वो आती है टर्शियरी सेक्टर में, और इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, दूसरा समझ गए, प्राइमरी में प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरे में प्रोसेसिंग हो रहा था, तीसरे में सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर समझ लिए।
अब देखो यहां पे बात यह आ रहा है कि हम इन तीन सेक्टर को कंपैरिजन कैसे करें, कंपेयर कैसे करें मेरे भाई। तो कंपेयर कैसे, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें जीडीपी का मतलब समझना पड़ेगा। जीडीपी कोई बड़ा सा लेंदी टर्म नहीं है जो आपके भैया वगैरह पढ़ रहे होंगे, चाहे अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पे पढ़ोगे ये सब सोच रहे होगे। नहीं भाई, जीडीपी बिल्कुल इजी है। देखो कैसे इजी है। जीडीपी का मतलब, इसको सबसे पहले फुल फॉर्म देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम एक बेहतरीन तरीका क्या करेंगे, वर्ड ब्रेकडाउन। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब अपना घर, घर मतलब भारत देश, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे देश में जो टोटल प्रोडक्ट हुआ उसका वैल्यू क्या है। अगर हमने फोन बनाया, कार बनाया, खटिया बनाया, बेड बनाया, पंखा बनाया, जितना प्रोडक्ट बनाया बना लिया, उसके बाद उसका वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। अब हम प्राइमरी सेक्टर में जितना फाइनल गुड्स बन गया उसको हम वैल्यू ऐड कर दिए, सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू ऐड कर दिए, टर्शियरी सेक्टर में वैल्यू ऐड कर दिए और सारे वैल्यू को जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो उसी को तो ग्रॉस बोलेंगे, टोटल बोलेंगे, इसी को तो जीडीपी बोलेंगे भाई। बस जीडीपी, खेल खत्म। अब देखो नीचे में एक तुमको ग्राफ दिख रहा है, नीचे में ग्राफ क्या है भाई, यहां 1973 में देखो प्राइमरी सेक्टर ब्लू कलर से है, सेकेंडरी सेक्टर रेड कलर से है, टर्शियरी सेक्टर ग्रीन कलर से है। तो देखो 1973 से 74 के टाइम पे प्राइमरी भी ग्रो कर रहा था, सेकेंडरी भी ग्रो कर रहा था, टर्शियरी भी ग्रो कर रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा बात है, चलो। लेकिन जब 2013-14 आता है तो प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा ग्रो करता है, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा ग्रो करता है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर आसमान छू देता है, आसमान फाड़ देता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जीडीपी, जीडीपी मतलब देश की वैल्यू, जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना ज्यादा देश में उन्नति होगा, डेवलपमेंट होगा। इस तीनों सेक्टर में जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, कौन दे रहा है, टर्शियरी सेक्टर। सबसे ज्यादा जीडीपी जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाई, चलो आ गई, समझ में आ गई। अब लेकिन देखो बात ये आता है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो इतना ग्रो क्यों कर रहा है, इतना ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज जो है वो फैल गई। देखो प्राइमरी सेक्टर हम ग्रो नहीं कर पाए, सेकेंडरी सेक्टर हम फैक्ट्री नहीं लगा पाए, इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए, लेकिन सर्विस सेक्टर जो था बच्चों ये आराम से ग्रो हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सर्विस सेक्टर तो अनेकों हैं, हमने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अभी भी अफ्रीका से, यूरोप से, जो भी गरीब देश हैं वहां से लोग इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सेक्टर बहुत अच्छा है। एजुकेशनल सेक्टर में देखो क्या हो रहा है, हम सर्विस दे रहे हैं आपको, एजुकेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारी जो हैं ये सब सर्विसेज ही तो हैं। तो ये सब सर्विसेज बढ़ी तो ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, इन सब में क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। ठीक है, इसीलिए ये सर्विसेज बढ़ी। क्यों, क्योंकि ये सब सर्विसेज मशीन्स के द्वारा चलती हैं। खेती में तुम कितना भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर दो लेकिन मैन पावर तो चाहिए, प्रोसेसिंग में कितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर दो लेकिन मैन पावर तो चाहिए। लेकिन सर्विस सेक्टर इजी हो गया क्योंकि इसमें कोई भी, देखो अब अगर सेकेंडरी सेक्टर है क्या, उसमें फैक्ट्री में तुम गन्ने से तुम चीनी बनाओगे, पर गन्ना आएगा तब तो तुम चीनी बनाओगे ना भाई, गन्ना आएगा ही नहीं तो तुम चीनी कैसे बनाओगे। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, गन्ने की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, नहीं, मैं पढ़ा सकता हूं आपको। इसीलिए सर्विस सेक्टर ज्यादा बेटर रहा है। अब देखो, अब इनकम बढ़ाने के लिए टूरिज्म बढ़ा, लोग घूमने फिरने लगे, शॉपिंग करने लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बनने लगे, जिसकी वजह से सर्विस ग्रो होने लगा। और सर्विस ग्रो होने के पीछे का जो कारण है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तो है ही, कम्युनिकेशन बढ़ा। टेलीग्राफ से हम चिट्ठी से अब फोन पे आ गए, वीडियो कॉल पे आ गए, ठीक है, ईमेल से हम अब स्काइप पे आ गए, अब बहुत सारी तरीके से चेंज आया। लेकिन जो बदलाव आया वो क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों का पैसा आया, जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने सर्विसेज यूज करना शुरू कर दिया। अब अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो सोचेगा कि यार अब मैं ना पैसे कमाने के पीछे लग जाऊं, और जो मैं खाना बनाता था पहले, अब खाना बनाने के लिए मैं किसी कुक को रख लूं। पहले मैं कपड़े धोता था, अब मैं कपड़े को लॉन्ड्री वाले के पास दे जाऊं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं पहले नहीं थी, पहले लोगों के पास पैसा नहीं था। जब लोगों के पास पैसा आया तो लोग एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होना भी शुरू हो गए। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छा डेटा है, बोल रहा है कि हमारे देश का आधा से ज्यादा आबादी कहां है इन्वॉल्व, एग्रीकल्चर में है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी हम जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/4, मतलब आधा से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है लेकिन 1/4 ही हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। वहीं हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है
इसमें हम जीडीपी का फोर्थ अगर 5 रुपया कमा रहे हैं, इसमें से 4 रुपया जो है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर ही कमा के दे रहा है, लेकिन इसमें आधे पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है, जॉब कर रही है। ठीक है, मतलब टर्शियरी सेक्टर ग्रो तो कर रहा है लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। अब देखो यहां पे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे बढ़ाएं। तो रोजगार बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं कि भाई इंडस्ट्रीज लगाओ। देखो अब अगर क्या कहते हैं किसान जो हैं वो आलू उपजा रहे हैं तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी बना दो। तो जो कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी अगर बना दोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि किसान का आलू खराब नहीं होगा, किसान उसको ज्यादा, उसका जो आलू का जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा दिन तक उसको ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, उसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो, लोन देके बनवा रहे हो, तो कोल्ड स्टोरेज जो मेंटेन कर रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, किसान उसको भी पैसा देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, ट्रक के लिए तुम लोन दो, उसके बाद छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए तुम लोन दो। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ जो सेक्टर, मतलब कुछ कुछ जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, मतलब ना गांव वाला इलाका ना शहर वाला इलाका, जहां पे मतलब शहरीकरण अभी हो ही रहा है, वहां पे हम कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हो। कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर, कैसा इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं भाई? तो अगर हम आलू बना रहे हैं तो चिप्स की फैक्ट्री खोलने के लिए लोन दे दो ना यार, वो चिप्स को आलू को प्रोसेस करके चिप्स बना लेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल लेंगे। तो ये सारी चीजें कर दो। ठीक है, उसके बाद जो एक और चीज है वो क्या है, वो हमारा मनरेगा वाला है कि लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। 2005 में एक एक्ट पास किया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें क्या बोला जा रहा है, मोटी मोटी बातें जो है वो क्या, देखो इसमें बोला गया है कि अगर किसी को रोजगार चाहिए, अगर कोई रोजगार ढूंढ रहा है और उसको रोजगार नहीं मिला तो उसको सरकार 100 दिन का रोजगार देगा। कहां? अपने ही गांव में, अपने ही कस्बे में, अपने ही लोकेलिटी में, कहीं और नहीं। मतलब 100 दिन का रोजगार सरकार दे रहा है। कैसा रोजगार देगा भाई? तो गांव में अगर मतलब तालाब खोदना है, चाहे गांव में रोड बनाना है, पार्क, कम्युनिटी पार्क बनाना है, टेंपल बनाना है, तो इन सब काम के लिए मजदूर चाहिए होगा, तो इन मजदूरों को सरकार जो है वो पैसे देगी और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन अगर सरकार के पास कोई काम ही नहीं रहा तो वो 100 दिन का रोजगार कैसे देगी? तो सरकार बोल रही है भाई कुछ नहीं, अगर तुमको रोजगार हम नहीं दे पाए 100 दिन का ना, 365 दिन में, तो 365 दिन में तुमको हम 100 दिन के रोजगार का वैल्यू दे देंगे, मतलब 100 दिन के रोजगार का भत्ता दे देंगे, मतलब वेज दे देंगे तुमको। अगर तुमसे काम नहीं भी कराएं फिर भी तुमको 100 दिन का रोजगार का जो तनख्वाह है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझ लो। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है भाई? जो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब जो सलीके से चल रहा है, जो एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाया, फिर रिवीजन किया, ये एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड है। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी क्वेश्चन पढ़ लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी कोई किताब पढ़ लिया, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, लेकिन सर इकोनॉमी में बताओ, इकोनॉमी में फालतू टाइम वेस्ट मत करो, 15 मिनट के लिए आए हैं, चलो बता देते हैं भाई। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऐसा रोजगार जहां कंडीशन आपको फिक्स रखे, जहां पे आपको रेगुलर काम मिले, एम्प्लॉय को रेगुलर काम मिले, रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि हमको घर में पेंट करना है, हम पेंटर को बुला लिए, पेंट करवा लिए, उसके बाद हम उसको पैसा दे दिए, उसके बाद वो भूल गया, हम भी भूल गए। ये सब काम कहां होता है? अनऑर्गेनाइज्ड। यहां पे रेगुलर काम मिलता है, टर्म्स कंडीशन फॉलो होता है, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक काम करो, 5 बजे तक काम करो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, तुमको सब कुछ काम मिलेगा। ठीक है चलो भाई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे स्कैटर्ड वे में है, मतलब जब काम आया, जब किसी को घर बनाना रहा था मजदूर को हायर कर लिए, जब पेंट करवाना रहा तो मजदूर को हायर कर लिए। तो ये सब यहाँ का जो काम है वो रेगुलर नहीं है। और देखो ये जो काम है ना, ये जो भी काम है ये कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। क्यों गवर्नमेंट है? इसीलिए गवर्नमेंट है क्योंकि जो भी कंपनियां लोगों को रोजगार देती है तो उनको सबसे पहले बहुत सारे एक्ट में जो है उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उन कंपनियों को अपने एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कराना होता है ताकि पेंशन मिले। ये सब बात आगे करेंगे। तो ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल है। लेकिन ये सब काम अगर आपको पेंटर बुलाना है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन क्या सरकार के पास करोगे? नहीं करोगे। आपको घर बनाना है सरकार के पास रजिस्टर करोगे? नहीं करोगे। तो इसको सरकार कंट्रोल नहीं करती है। क्यों नहीं कंट्रोल करती है? क्योंकि यहां पे सरकार उसको क्यों कंट्रोल कर रही थी? क्योंकि वो रजिस्टर्ड थे सरकारी एक्ट के थ्रू, बट यहां रजिस्टर्ड नहीं है इसीलिए कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, यही बात है। उसके बाद देखो यहां पे जॉब जो है वो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में होता है, उसके बाद पेड भी किया जाता है उसको। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, जितना 8 घंटे की ड्यूटी है
तुमको जितना पैसा बोला उतना पैसा देगा। अगर तुम ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम के लिए पैसे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलता है एम्प्लॉयमेंट का, कि तुमको रोजगार भी मिलेगा और साथ में ये भी बोलेगा कि तुमको नौकरी से अगर तुम फालतू काम नहीं करोगे निकाला भी नहीं जाएगा। लेकिन पेंटर को तभी तक काम मिलेगा जब तक कि लोगों को पेंट करवाना है, मजदूर को तभी तक काम करना पड़ेगा जब तक कि लोगों को अपना घर बनाना हो, चाहे कोई काम करवाना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसीलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो रोजगार है वो सिक्योर नहीं है, वहां पे लोगों को कभी भी नौकरी छोड़ के जाने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत तरह की बेनिफिट मिलती है, मतलब पेंशन मिलता है, हॉलिडे मिलता है, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस नहीं मिलता है, वहाँ पे तुम कोई भी रविवार को भी तुम काम वहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेना, आंगनवाड़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे लेबर हो गया, रिक्शा चलाने वाला हो गया, ये सब तुम देखो, ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, मतलब कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये वल्नरेबल हैं, क्योंकि इनका कोई नहीं सोच रहा है, सरकार को ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए इनको बोला जाता है कि आप भैया अगर काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम वेज को तय कीजिए कि आप एक लिमिट से कम नहीं दे सकते हैं पैसा किसी भी मजदूर को, ठीक है। उसके बाद लोन की सर्विसेज दे सकते हैं, ताकि कोई इंसान अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो वो लोन लेके कोई बिजनेस शुरू कर सके, कोई किराना शॉप खोल सके, ठीक है। इन मजदूरों को जो है वो एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, हेल्थ की सर्विसेज दी जाए। उसके बाद सरकार को बोला जाए कि उनके लिए भी पेंशन वाली सिस्टम की जाए, उनको भी मतलब क्या कहते हैं, बीमार होने पे, वही सब बातें हैं, बीमार होने पे छुट्टी दी जाए वगैरह वगैरह, जो कि होता नहीं है। फिर आता है बात पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। यहां बात आ रहा है पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, मतलब बिल्डिंग हो, मशीन हो, सब का मालिक कौन है, सरकार है। सबका यूज कौन करता है, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो सारी सर्विसेज हो गए, जैसे कि रोड हो गया, मतलब एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब क्या पब्लिक सेक्टर है। इसको ओन कौन करता है, सरकार। ये होता क्यों है, ये हमारे लिए होता है। और इसीलिए जो भी सरकार ओन करता है ना, तो उसका एक ही काम होता है, एक ही इंटेंशन होता है कि लोगों का वेलफेयर हो। बट यहां पे प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होता है वो किसी इंसान के पास होता है, किसी ग्रुप के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता है। और इनका एक ही मकसद होता है, क्या, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ये गेम होता है। और यहां पे पब्लिक सेक्टर का क्या एम होता है, तो लोगों का कल्याण करना। अब लोगों के पास हर लोगों के पास तो पैसा नहीं है कि वो कैब से जा आ पाए, इसीलिए उनका बस का सर्विस है, मेट्रो का सर्विस है। हमेशा कोई लोग तो प्लेन से नहीं जा पाएगा, इसीलिए उनका रेलवे का सर्विस है। हर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अनाज खरीद के खा पाए, इसीलिए उनको फ्री में खाना खिलाया जाता है, ठीक है, मतलब कम प्राइस पे उनको चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत देख लेना। और उसके बाद कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही दी जा सकती है। जैसे कि कितना बड़ा अंबानी भी क्यों ना हो जाए, वो रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। एयरपोर्ट बना सकता है, रेलवे बना सकता है, नहीं बना सकता है। बैंक जैसी सर्विसेज दे सकता है, नहीं दे सकता है। एजुकेशन स्कूल खोल सकता है, लेकिन क्या हर गांव में स्कूल खोल सकता है, नहीं, ये सिर्फ सरकार कर सकती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सरकार कर सकती है। तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, सरकार को पता है, हमारे देश को पता है कि सभी लोग सारी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गरीब है, कोई अगर निर्धन है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो अपना बीमारी का इलाज करवा सके? हक है, बिल्कुल है। इसीलिए सरकार उसको फ्री में इलाज करवाने के लिए बोलती है। आयुष्मान भारत के द्वारा चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। अगर कोई गरीब का बच्चा है, तो क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है, वो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज इसीलिए दी जाती है ताकि लोगों को जो बेसिक सर्विसेज हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, जिंदगी नहीं चल सकता है, वो सारी सर्विसेज उनको अवेलेबल हो और उनकी जीवन अच्छे से कटे। यही इंटेंशन होता है पब्लिक सेक्टर का। तो ये था आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को फॉलो करो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, ताकि उसका भी तो यार 10-15 मिनट में ये चैप्टर जो 7-8 मार्क्स में आता है, 7-8 मार्क्स का है, वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो इस वीडियो को बाद में 2x के स्पीड से रिवीजन कर लेना, मस्त क्लियर हो जाएगा और तुमको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार इस पीपीटी को देख लेना बस, और कुछ नहीं। तो इसी के साथ अच्छे से पढ़ो और पढ़ते रहो, मेहनत करो, और हम फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक को, किसी और चैप्टर को डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई।